हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट PYQ डिस्कस करने वाले हैं जो आपके CTET के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पिछले सालों में। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बीच बीच में कोई भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अगर आएगा तो वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले लर्नर्स, अगर आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल पर फटाफट से जाइए और सारी वीडियोज़ देखिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ही जो है मैं डिस्कस करती हूँ अपने वीडियोज़ के अंदर। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, और कोशिश हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जिस भी ग्रुप में आप जो हैं, जिस भी ग्रुप से आप रिलेटेड हैं। तो चलिए लर्नर्स, स्टार्ट कर लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो कैरोल गिल्गिन है, इन्होंने जो है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की जो है आलोचना की है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? सबसे पहले चलो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? कोलबर्ग की थ्योरी की। ठीक है, कोलबर्ग ने जो थ्योरी दी है वो किसके ऊपर दी है? मोरल डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है लर्नर्स, मोरल डेवलपमेंट के ऊपर। इसके अलावा इन्होंने स्पेशली जो है बोला है कि जो बच्चा है, बच्चे का जो नैतिक विकास होता है वो जो है अपनी सोसाइटी से बहुत कुछ चीज़ें सीखता है। इसके अलावा यहाँ पर एक डायलेमिया की बात करी है, हिंज डायलेमा। ठीक है, हिंज डायलेमा, जहाँ जिसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है किसी काम को करने के लिए। उसके पास दो रास्ते होते हैं किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन है, इसके पास दो रास्ते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब वो हमारे ऊपर, हमारी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव रास्ता अपनाएंगे या हम नेगेटिव रास्ता अपनाएंगे। तो इस थ्योरी में वही बात की गई है। ठीक है, तो जो कैरोल गिल्गिन है, इन्होंने जो है क्रिटिसाइज़ किया है किसकी थ्योरी को? आपके कोलबर्ग ने जो थ्योरी दी है इसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा वो पॉइंट है। तो सबसे पहले याद रखेंगे, जो कैरोल गिल्गिन है, इन्होंने जो है बोला है कि जो कोलबर्ग ने जो थ्योरी बनाई है, इस थ्योरी में जो है इन्होंने जो है फीमेल के जो एटीट्यूड है उसको क्या किया है? नेगलेक्ट किया है। ठीक है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखेंगे कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज़ किसने किया है? कैरोल गिल्गिन ने किया है। और क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है मैन की जो, या मैन डोमिनेटिंग कह लीजिए थिंकिंग, या ये कह लीजिए सिर्फ और सिर्फ मैन एटीट्यूड के बारे में डिस्कस किया गया है, फीमेल के बारे में डिस्कस नहीं किया गया। ओके लर्नर्स, तो ये क्वेश्चन शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। तो याद रखना, कैरोल गिल्गिन ने क्रिटिसाइज़ किया है किसको? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को। और कौन सी थ्योरी? कोलबर्ग की थ्योरी। ओके लर्नर्स, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोलबर्ग से ही रिलेटेड। कोलबर्ग के अनुसार 7 से 8 साल के बच्चे में नैतिक निर्णय की का प्राथमिक आधार क्या होता है? अभी हम लोगों ने कोलबर्ग की थ्योरी डिस्कस करी। इसके अंदर जो है कितने लेवल्स आते हैं लर्नर्स? 3 लेवल्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है प्री कन्वेंशनल, फिर आता है कन्वेंशनल लेवल, फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, 3 लेवल आते हैं और हर एक के अंदर दो दो स्टेजेस आती हैं। ओके लर्नर, सबसे पहले प्री कन्वेंशनल, सेकंड आपका कन्वेंशनल और लास्ट आता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल। तो इनके अनुसार, किसके अनुसार? कोलबर्ग के अनुसार, जो 7 से 8 साल का बच्चा है वो जो है, जो भी मॉरल डिसीज़न लेता है वो किस बिहाफ पर लेता है? तो लर्नर्स, वो सिर्फ और सिर्फ डिसीज़न लेता है किससे? पनिशमेंट से बचने के लिए। ठीक है, किससे बचने के लिए? पनिशमेंट से बचने के लिए, ताकि उसे किसी तरीके की पनिशमेंट ना मिले। और हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके लर्नर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को तो स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है, कितने सालों से ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। लर्नर्स, आपसे पूछा है वस्तु स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के अनुसार विकास के कौन से चरण में आती है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे पियाजे थ्योरी। ठीक है, थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देती हूँ, पियाजे ने जो है कौन सी थ्योरी दी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये थ्योरी दी है इन्होंने। और इस थ्योरी में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो किस पर किए हैं? अपने खुद के बच्चों पर इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किए हैं लर्नर्स। और इन्होंने जो है कितनी स्टेजेस दी हैं लर्नर्स? 4 स्टेजेस दी हैं। ठीक है, हम चारों की चारों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड आती है कंक्रीट और लास्ट आती है फॉर्मल स्टेज। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट परमानेंसी आए या वस्तु स्थायित्व आए तो कौन सी स्टेज में आएगा लर्नर्स? वो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है, सेंसरी मोटर स्टेज। ओके लर्नर्स, तो आंसर क्या रहने वाला है हमारा? ऑप्शन नंबर 3, सेंसरी मोटर स्टेज। इसके साथ साथ जो हमारी कंक्रीट स्टेज होती है,
इस स्टेज को याद रखना, इसे हम सीमेंट के तरीके से याद रखेंगे। जैसे घर बनाते हैं तो सीमेंट जो है मजबूती देती है हमारे घर को, उसी तरीके से इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है क्या करता है, C²S इन चीज़ों को याद करता है। तो ये मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, शायद आप लोगों को ध्यान में रखेंगे आप लोग। सी का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, कंजर्वेशन करना सीखता है। फिर सेकंड सी का मतलब क्या हुआ, बच्चा जो है चीज़ों को क्लासिफाई करना सीखेगा। और एस का मतलब क्या हुआ हमारा, सीरिएशन, यानी कि सीरीज़ में लगाने की कोशिश करता है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से लर्नर्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो है कौन से स्टेज में आती है लर्नर्स, सेंसरी मोटर स्टेज में। अगर लर्नर्स आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना पॉसिबल हो सके लर्नर्स वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं लर्नर्स। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। तो अगर मेरी वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे तो ये कन्फ्यूज़न आपका ख़त्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी जो है किससे रिलेटेड है, प्याजे की थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, प्याजे ने कुछ टर्म्स दी हैं लर्नर्स, इस टर्म्स से रिलेटेड भी मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ चैनल पर HTET से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। ये मत सोचिए कि वो HTET से रिलेटेड ही हैं, जहाँ पर भी पेडागोजी आती है लर्नर्स, वो सब कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो वीडियोस को देखते रहिएगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, स्कीमाज। स्कीमाज क्या होते हैं याद रखिएगा लर्नर्स, स्कीमाज जो है बाय बर्थ जो है हर एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे होते हैं, SLRG, इसकी मैंने ट्रिक भी बताई है, सकिंग, लुकिंग, रीचिंग एंड ग्रास्पिंग। इस तरीके से जो है लर्नर्स ये जो है आप याद रखेंगे। स्कीमास जो हैं वो क्या होते हैं, ये हमारा आइडियाज़ का एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होता है। ठीक है, तो जो हमारे स्कीमाज हैं वो क्या है, आइडियाज़ का एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होगा। तो ए को हम किससे मैच कर देंगे लर्नर्स, फोर्थ से मैच कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, या इक्विलिब्रेशन, संतुलन हम किसे कहेंगे, दो चीज़ें आती हैं, एक आती है हमारी असेमिलेशन, एक आती है हमारी अकोमोडेशन। अगर मैं बात करूं असेमिलेशन क्या होती है और अकोमोडेशन क्या होती है, अगर असेमिलेशन की बात करें तो जो भी हमारे पास जितनी भी नई जानकारी होती है उसे हम, जो हमें आती है जानकारी, उसी को हम क्या करते हैं अपने माइंड में फिट कर लेते हैं। अकोमोडेशन क्या होता है, कुछ नई चीज़ों को शामिल करना या उनके अंदर चेंजेस करना, उनके अंदर अमेंडमेंट करना, वो क्या कहलाता है, अकोमोडेशन। और जहाँ पर असेमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों को क्या किया जाता है, दोनों को संतुलित किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, या इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है किसके साथ जाएगा, सेकंड के साथ ही जाएगा, यानी कि असेमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों को क्या करना, एक तरीके से समायोजित करना। असेमिलेशन का मतलब यहाँ पर लर्नर्स क्या है, असेमिलेशन का मतलब है नई जानकारी को मौजूद मानसिक संरचनाओं में फिट कर लेना। यानी कि आपने देखा कि जैसे ये डॉग है, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं लर्नर्स कि ये डॉग है, ठीक है, या कैट एज्यूम कर लो, जो भी आप एज्यूम करना चाहें। तो हमने देखा कैट है, इसके 2 कान हैं, या लेग है, इसकी कितनी लेग्स हैं, इसकी 4 लेग्स हैं। ठीक है, तो आगे अगर हमने किसी और को देखा, जैसे बच्चे ने डॉग को देखा, तो वो कहेगा ये तो कैट है। तो यानी कि जो आपकी जानकारी है उसी के अंदर जो है आप क्या कर लेते हैं, उसे अपने माइंड में फिट कर लेते हैं। लेकिन जब उसी में आप चेंज करते हैं कि नहीं, 4 लेग सिर्फ और सिर्फ कैट की, डॉग की नहीं है, एलिफेंट की भी हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपकी अकोमोडेशन। शायद अब आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होगा लर्नर्स। तो चलिए आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं लर्नर्स, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से देखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चन से आपको पक्का फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4 साल की रूही कहती है कि एक बटन जिंदा है। क्या कहती है कि जो बटन है, जो नॉन लिविंग थिंग है, वो क्या है, जिंदा है, क्योंकि यह उसकी जो है, उसकी जो शर्ट है या उसकी जो कमीज है उसको एक साथ बांधने में मदद करता है। तो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग ये उसकी सोच की कौन सी विशेषता है, तो याद रखेंगे जीन प्याजे जी ने क्या कहा है, जब बच्चा नॉन लिविंग थिंग्स को, ठीक है, क्या समझे कि वो लिविंग थिंग्स हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वो चीज़ कहलाती है एनिमिज्म। क्या कहलाती है लर्नर्स, एनिमिज्म। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जीववाद। क्या कहते हैं, एनिमिज्म।
जीववाद। ठीक है, अब देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में ये चीज़ गिवन है। तो देखिएगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है केंद्रीयकरण, नहीं केंद्रीयकरण नहीं होगा ये। उसके बाद जीववाद चिंतन, यस। उसके बाद परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, ये भी नहीं होगा। परंपरागत तर्क, ये भी नहीं होगा। तो लर्नर्स आपका ऑप्शन क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो याद रखिएगा, जब किसी भी निर्जीव वस्तु को बच्चा सजीव समझे तो वो क्या कहलाता है, एनिमिज्म कहलाता है। ओके लर्नर्स, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेव विगोट्स्की के अनुसार बच्चों के संकलनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन सी ऑप्शन जो है इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सोशल आइसोलेशन या मानकीकृत पाठ्यक्रम। सबसे पहले हम याद करते हैं लेव विगोट्स्की। लेव विगोट्स्की ने जो है किस चीज़ पे फोकस किया है, सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, सोशल कल्चरल थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के ऊपर इन्होंने बल दिया है। और इन्होंने कहा है कि सोसाइटी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की डेवलपमेंट में। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन है और कौन सा नहीं, और ये ऑप्शन गलत हैं तो क्यों गलत हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल आइसोलेशन की। सोशल आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ, इन्होंने सोशल की तो बात करी है लेकिन अलगाव की बात नहीं करी, आइसोलेटेड होने की बात नहीं करी। इन्होंने कहा है सोसाइटी के साथ हम सीखेंगे। उसके बाद मूर्त पुरस्कार, टेंजिबल रिवॉर्ड की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है। फिर आता है मानकीकृत पाठ्यचर्या, इन्होंने स्टैंडर्डाइज करिकुलम की भी बात नहीं की है, इन्होंने बात की है सोसाइटी की, कल्चर की बात की है। ठीक है, और दूसरा इन्होंने बोला है कि हम किसी भी तरीके से एक दूसरे की हेल्प करके भी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इन तीनों ऑप्शंस में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है लर्नर्स, वो कौन सा है, आपका पीयर कोलैबोरेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा है, एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यस ये रहा। 6 साल के सचिन को यकीन है कि मिट्टी की एक गेंद को सांप में बदलने से अधिक मिट्टी बनती है। जीन प्याजे के अनुसार ये किस तरीके का चिंतन है या किसके पीछे पीछे कैसा लॉजिक है। तो देखिए ऑप्शंस हमें दिए हैं, केंद्रीयकरण दिया है, सहकर्मक अनुमान दिया है, संजीव चिंतन दिया है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क दिया है। लेकिन हम लोगों का जो ऑप्शन ठीक रहने वाला है वो क्या है, केंद्रीयकरण। देखो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, जब एक बच्चा एक ही चीज़ की तरफ ध्यान केंद्रित करता है तो वो क्या कहलाता है, सेंट्रेशन कहलाता है, केंद्रीयकरण कहलाता है। ओके लर्नर्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी फटाफट से देख लेते हैं। फिर से कॉलबर्ग का क्वेश्चन आया है। कॉलबर्ग के नैतिक तर्क के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। यानी कि कॉलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार बच्चों को किस तरीके से कौन सी स्टेज पर जो है अच्छे तरीके का व्यवहार करना चाहिए। तो मैंने 3 स्टेज आपको बताई थी। सबसे पहले प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, पारंपरिक स्तर। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेजेस जो हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है लर्नर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझने के लिए जो जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। यानी कि हम जो है हमारा एटीट्यूड किसी दूसरे को के एटीट्यूड को समझने के लिए जब समझता है तो वो चीज़ क्या कहलाती है, क्या वो चीज़ ईगोसेंट्रिक कहलाती है। नहीं, ईगोसेंट्रिक का मतलब यहाँ पर लर्नर्स क्या होगा, जब बच्चे ज़िद लगा लेते हैं एक ही चीज़ को पाने के लिए, ऑब्जेक्ट परमानेंसी तो होगी ही नहीं। और नेक्स्ट आता है ट्रांसडक्टिव थिंकिंग, ये भी नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या रहने वाला है, सेंट्रेशन। याद रखिएगा लर्नर्स, सेंट्रेशन का मतलब क्या, कि हम एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर देते हैं, हम अपने माइंड में उसी चीज़ को जो है सोचने की कोशिश करेंगे। तो लर्नर्स, अगर आपको ये PYQ अच्छे लगे हैं तो मुझे जो है कमेंट करिए। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो हम लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में भी इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको जो है कंसेप्ट देखना है तो हम कंसेप्ट से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। फिर से लर्नर, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना पॉसिबल हो सके वीडियोज़ को शेयर करने की कोशिश करिए। ओके लर्नर्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।